So today we will discuss about the work done in an isothermal process. Work done in isothermal process. ठीक है, कल आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या स्टडी की थी, तो उसके बारे में सुनिए। सबसे पहली बात, आइसोथर्मल के बारे में मैंने आपको ये बताया था, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हमने ये डिस्कस किया था दैट दिस प्रोसेस विल हैपन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रोसेस करवाई जाती है। प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और मैंने आपको बताया था इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी। इक्वेशन ऑफ स्टेट, इट विल ओबे बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ को ओबे करती है। और बॉयल्स लॉ क्या होती है? बॉयल्स लॉ होती है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बस कंडीशन ये है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा? इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद में मैंने आपको एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? द हीट गिवन टू द सिस्टम will be utilized in increasing its potential energy and remaining part will be utilized in doing some work. अब इस केस में क्या जीरो होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में du जीरो होगा because there will be no change in temperature. Change in temperature is zero, so change in internal energy is also zero. क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूला में क्या आता है? चेंज इन टेम्परेचर आता है। अगर टेम्परेचर में चेंज जीरो हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। सो du इज जीरो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए du जीरो होता है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो द इक्वेशन विल बी dq इज इक्वल टू dw। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि आप सिस्टम को जितनी भी हीट एनर्जी देंगे वो हीट एनर्जी यूटिलाइज होगी इन डूइंग वर्क। आपने 100 जूल की हीट एनर्जी दी सिस्टम को तो 100 जूल का वर्क डन हो जाएगा। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को दो तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहली बात, अगर ये लिखा हुआ है dq इज इक्वल टू dw तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है एक्सपेंशन। व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, द सिस्टम विल is doing work. सिस्टम को हीट एनर्जी दी जा रही है और वो सिस्टम वर्क डन कर रहा है। और ये बेसिकली ये किसको बता रहा है? dq इज इक्वल टू dw। ये एक्सपेंशन को बता रहा है। एक्सपेंशन को क्यों बता रहा है? क्योंकि dw का फॉर्मूला क्या होता है? dw को हम लोग लिखते हैं प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है। अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और वर्क डन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम इज डूइंग द वर्क। तो ये एक्सपेंशन को बताएगा। और किसका एग्जांपल है ये पॉजिटिव वर्क डन की कंडीशन है, एक्सपेंशन, बिकॉज डेल्टा वी इज पॉजिटिव। सेकंड, अगर मैं इसमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी माइनस dq इज इक्वल टू dw। माइनस dq का मतलब है द हीट विल ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। द हीट विल ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। एक्सट्रैक्ट करेंगे हीट को। और नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब है? माइनस dw का क्या मतलब है? द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। dw नेगेटिव कैसे आ सकता है? सिर्फ एक ही केस में नेगेटिव आ सकता है, जब चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा। इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगी। वॉल्यूम डिक्रीज कौन से केस में होगी? तो आंसर है कंप्रेशन। तो जब हम किसी पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो उस केस में गैस के पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे। सो वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम। तो लास्ट हमने यही डिस्कस किया था कि जब ये पिस्टन यहाँ पर है, इस समय पर हमने इस पर क्या लगाया? प्रेशर अप्लाई किया। कैसे अप्लाई करेंगे? तो आंसर है हम इसके ऊपर ब्रिक्स रख देंगे, मासेज रख देंगे। और मासेज रखने से क्या होगा?
ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो मान लीजिए यहाँ तक आ चुका है, ये इसकी नेक्स्ट कंडीशन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, गैस के पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस्ड हो गए, क्लोजली स्पेस्ड होने से यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो हीट एनर्जी को रेडिएट कर देगा, कहाँ रेडिएट कर देगा, सराउंडिंग में रेडिएट कर देगा। जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है, इसका टेम्परेचर भी पहले 20 था, लेकिन जैसे ही आपने पिस्टन को नीचे की तरफ किया, कंप्रेशन करते ही पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। तो अगर टेम्परेचर यहाँ का 22 डिग्री सेल्सियस हो चुका है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और कंप्रेशन के दोबारा कंप्रेशन करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ताकि यहाँ जो टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, ये फिर क्या करेगा, हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो ये हीट एनर्जी के रेडिएशन होंगे, जिससे इस सिस्टम का टेम्परेचर दोबारा से कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो पहले भी 20 था, अब हमने हीट एक्सचेंज करवा के दोबारा से इसका टेम्परेचर 20 कर दिया, तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन में टेम्परेचर सेम रहेगा। सो दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल कंप्रेशन है ये किसको बता रहा है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन को बता रहा है। और मैंने इस सिस्टम पर 100 जूल का वर्क डन किया। 100 जूल का वर्क डन करने से क्या हुआ, इस सिस्टम की 100 जूल की एनर्जी इंक्रीज हो गई थी, और वो एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी, तो आंसर है वो एनर्जी सराउंडिंग में चली जाएगी। So in compression, the change in volume is negative. If change in volume is negative, then the work done will be negative. और work done negative का मतलब है the work is done on the system, मतलब compression किया जा रहा है। और कैसा compression है ये, तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, हम बोलेंगे ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और ये जो एक्सपेंशन को बता रहा था, ये कौन सा था, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। तो यहां तक हमने स्टडी किया था। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। अच्छा, मैंने आपको कंडीशंस भी बताई थी, इसके लिए क्या कंडीशंस थी, दो कंडीशंस बताई थी। पहली कंडीशन ये थी, द वॉल्स शुड बी कंडक्टिव। इसकी जो वॉल्स हैं सिस्टम की, वो कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए, ताकि ये हीट को एक्सचेंज कर सके। हम बाहर से हीट एनर्जी देंगे तो पिस्टन ऊपर की तरफ जा सकता है, अगर हम पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो उस केस में अंदर की हीट एनर्जी बाहर आ सकती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एक्सचेंज हो सकती है। ये जीरो थोड़ी है, डी क्यू जीरो थोड़ी है, डी यू जीरो है। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हीट एनर्जी एक्सचेंज की जा सकती है। हीट एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड भी की जा सकती है, हीट एनर्जी सिस्टम से एक्सट्रैक्ट भी की जा सकती है। सो वॉल्स शुड बी कंडक्टिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये थी, द प्रोसेस शुड बी स्लो। आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होनी चाहिए। उसका रीजन क्या बताया था, उसका रीजन ये था कि जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है। इनिशियल कंडीशन में, फाइनल कंडीशन में, दोनों कंडीशन में टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। तो उस केस में जैसे ही हम कंप्रेशन करेंगे तो हम रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर राइज हो चुका है। फिर ये धीरे धीरे हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट कर देगा, दोबारा से इसका टेम्परेचर पहले जितना हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन मेंटेन द टेम्परेचर। इस तरह से हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। तो ये हमारी स्टडीज थी। यहाँ तक दो कंडीशंस थी, कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए एंड द प्रोसेस शुड बी स्लो। इसके बाद इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल क्या है, मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस आप लोग जानते हैं, जैसे हमारे पास वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, हम उसको गर्म करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस समय पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसको हमने कहाँ स्टडी किया था, तो आंसर है लेटेंट हीट। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने लेटेंट हीट एक टॉपिक स्टडी किया था, उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, उस समय पे टेम्परेचर राइज नहीं होता, और जब भी कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, उस समय पर भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो ये दोनों प्रोसेसेस कौन सी हैं, आइसोथर्मल प्रोसेसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस के एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल है मेल्टिंग प्रोसेस, और दूसरा एग्जांपल है इसका बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, और दोनों ही केसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जब तक कि पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो हम जो हीट एनर्जी देंगे वो कहाँ जाएगी, वो एनर्जी कहाँ खर्च होगी, तो आंसर है वर्क डन में खर्च होगी, एक्सपेंशन होगा। हम सॉलिड को हीट एनर्जी देते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये बेसिकली किस वजह से हो रहा है, तो आंसर एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। तो हम लोग जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है, उससे उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है।
तो बेसिकली जब हम किसी भी सॉलिड को गर्म करते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस समय पर होता है एक्सपेंशन। पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, लूजली स्पेस्ड हो जाते हैं, और उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है। लूजली स्पेस्ड हो जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, और ये सब किस कारण से हो रहा है? क्योंकि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्जन हो रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, पार्टिकल दूर हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्सपेंशन ही तो बोलते हैं, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और एग्जांपल ये वाले हो सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि हम एक कंडक्टिंग वॉल का सिलेंडर लेंगे, उसमें एक पिस्टन लगा देंगे जिससे हम लोग कंप्रेशन या एक्सपेंशन करेंगे और टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, प्रोसेस को स्लो रख करके। तो तीसरा एग्जांपल ये हो सकता है इसका। सो दिस इज अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसकी स्टेट इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ को ओबे करता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। दिस इज बॉयल्स लॉ। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, और प्रेशर अगर कम करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। Okay, now we will discuss about the work done in an isothermal process. Isothermal process में कितना वर्क डन होगा? हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन के एग्जांपल से मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना करके रख देते हैं जिसमें हम कुछ कंडीशंस लिखना चाहेंगे। ये पिस्टन की इनिशियल कंडीशन है जिसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन। हम इसको फर्स्ट पोजीशन लिख देते हैं, और इस केस में इसकी वॉल्यूम है V1। अब हमने क्या किया? हमने इस पिस्टन के ऊपर जो मासेस थे उनको हटा दिया। पिस्टन के ऊपर जो मासेस थे उनको हटा दिया तो पिस्टन ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। पिस्टन ऊपर जाना स्टार्ट होगा तो गैस एक्सपेंड होगी। गैस एक्सपेंड होगी तो यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर कम होगा तो मतलब इंटरनल एनर्जी कम होगी। फिर वो एनर्जी को रीगेन कहाँ से करेगा? तो आंसर है सोर्स से, सराउंडिंग से। तो यहाँ पर ये जो गैस है, हमने क्या किया? इस पिस्टन के ऊपर जो मासेस रखे हुए थे उन मासेस को यहाँ से हटा दिया। मासेस को जैसे ही हटाया, अब गैस क्या हो सकती है? अब गैस फ्री हो चुकी है एक्सपेंड होने के लिए। तो हम देखते हैं पिस्टन ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, और पिस्टन जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली स्पेस्ड हो जाएंगे। और ये सारा वर्क डन किस कारण से हो रहा है? पार्टिकल्स की एनर्जी के कारण, क्योंकि पार्टिकल ही तो आकर के टकराते हैं इस पिस्टन पर, और पिस्टन पर फोर्स लगाते हैं, ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। So it is moving in the upward direction. And in this case, in the second case, the volume is V2. वॉल्यूम हो चुकी है V2। ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है। अब जब ये एक्सपेंशन हुआ तो मैंने आपको बोला कि यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है, मतलब कि यहाँ की इंटरनल एनर्जी कम हो चुकी है। और आइसोथर्मल में क्या बताया मैंने? ना तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है ना टेम्परेचर चेंज होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर फिर से कैसे मेंटेन होगा? तो आंसर है सराउंडिंग से हीट एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल ये है कि पहले टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था गैस का, और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस था। जैसे ही आपने इसके ऊपर से मासेस को रिमूव करना शुरू किया, पिस्टन ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन में यहाँ का टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस हो गया, कम हो गया, पार्टिकल दूर हो गए, क्योंकि उनकी एनर्जी से वर्क डन हो गया, उनकी एनर्जी कम हो गई। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और सिस्टम का टेम्परेचर है 19 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा? हीट एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी, और ये सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये फिर से हीट अप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे इनका टेम्परेचर फिर से कितना हो जाएगा? इनका टेम्परेचर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इस सिस्टम का टेम्परेचर फिर से 20 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। फिर से हम लोग मासेस को हटाएंगे, फिर थोड़ा सा एक्सपेंशन करेंगे। जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर कम होने लगेगा फिर प्रोसेस को रोक देंगे, फिर ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा और फिर से टेम्परेचर 20 हो जाएगा। तो टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए एक्सपेंशन करेंगे। तो वॉल्यूम V1 से V2 हो रही है किस टेम्परेचर पे? T टेम्परेचर पे। प्रेशर हमें नहीं पता कि कितना प्रेशर है, तो हम लोग प्रेशर को फॉर्मूला से एलिमिनेट कर देंगे। टेम्परेचर हम लोग थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, सिस्टम का टेम्परेचर हम लोग थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये क्यूबिकल शेप का एक बॉक्स है तो हम लोग L इंटू बी इंटू एच कर सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ तो चेंज होगी नहीं, क्या चेंज हो रही है? तो आंसर है हाइट चेंज हो रही है। तो हाइट चेंज हो रही है तो एच को चेंज करके हम लोग ये बता सकते हैं L इंटू बी इंटू एच से इसकी वॉल्यूम बता सकते हैं। तो वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेंगे, टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर कर लेंगे, तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट
there is small change in volume. There is small change in volume dV. स्मॉल चेंज को dV से लिखा जा रहा है. In expansion, in isothermal expansion of gas. In isothermal expansion of gas, then work done will be calculated by, तो वर्क डन किससे कैलकुलेट करेंगे? तो आंसर है स्मॉल चेंज हुआ है वॉल्यूम में तो स्मॉल वर्क डन होगा, dW इज इक्वल टू P डॉट dV. हमने बोला कि पिस्टन ये फर्स्ट पोजीशन से यहाँ जा चुका है, ये फर्स्ट पोजीशन से यहाँ पे आ चुका है, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वॉल्यूम क्या हुआ? स्मॉल चेंज आया वॉल्यूम में. अगर वॉल्यूम में स्मॉल चेंज आया है तो गैस ने स्मॉल वर्क डन किया, और स्मॉल वर्क डन को किससे लिखेंगे? dW से लिखेंगे. ओके, अब हम हेल्प लेंगे इंटीग्रेशन. पिस्टन यहाँ से यहाँ जाता है तो स्मॉल वर्क डन, फिर यहाँ से यहाँ जाता है तो स्मॉल वर्क डन, तो ऐसा करते करते हम टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे. So there is a small change in volume dV in isothermal expansion of gas, then work done will be dW is equal to P dot dV. So the total work done, अब हम लोग total work done calculate करें. So the total work done in isothermal expansion from V1 to V2, in isothermal expansion from initial volume V1 to final volume V2 is given by, टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन लिखेंगे हम लोग. dW का इंटीग्रेशन करोगे तो W हो जाएगा, सारे dW को ऐड कर दोगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा. और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लिखेंगे? फ्रॉम V1 टू V2, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, और फॉर्मूला है P डॉट dV. अब क्या करेंगे? तो मैंने आपको बोला था कि हमें इस सिस्टम का प्रेशर नहीं पता कि यहाँ पर प्रेशर कितना था और जब एक्सपेंशन हुआ उस समय पर प्रेशर कितना है, तो प्रेशर की कैलकुलेशन नहीं है हमारे पास. तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से प्रेशर को एलिमिनेट कर देते हैं. कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? तो आंसर है कि हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे. सो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV इज इक्वल टू nRT. N is the number of mole, R is the universal gas constant, T is the temperature of the gas. ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई में है, अगर उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो कहाँ आएगी? तो आंसर है डिवाइड में. सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर. अब आपको आइडियल गैस इक्वेशन से क्या करना है? इसकी वैल्यू को पुट करना है. कहाँ पर पुट करना है? इस इक्वेशन में. सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ P इन दिस इक्वेशन. तो P की वैल्यू को आप जैसे ही पुट करेंगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 nRT अपॉन V. अब इसमें ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है जो हम मेजर ना कर सकें. टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर कर लेंगे, वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे. ये जो भी सिलेंडर था इसके पैरामीटर्स को मेजर कर लेंगे, कितनी लेंथ है इसकी, कितनी ब्रेथ है, एंड dV. तो P की जगह पे हमने क्या लिख दिया? nRT अपॉन V. अब इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है? जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, जो कांस्टेंट है उनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे. तो मैं इसको इसी स्टेटमेंट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ. सो दिस विल बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट. सो nRT इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन होगा V1 से V2 ऑफ 1 अपॉन V dV. अभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए. 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आंसर है log x. So this is the formula. Integration of 1 upon x dx. इसका इंटीग्रेशन होता है log x. तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 upon v. 1 upon v का इंटीग्रेशन क्या होगा? log v होगा. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वर्क डन की कैलकुलेशन आएगी nRT. इसका इंटीग्रेशन किया 1 अपॉन v का, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन है log v. बेस e रहेगा इसका, बेस e. बेस e को भी हटा देंगे क्योंकि हमारे पास जो log टेबल होती है वो log बेस 10 की टेबल्स होती हैं.
और इसमें लिखेंगे लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब क्या करते हैं, इसकी प्रोसेस आपको पता है, पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सो दिस विल बी nRT, पहले v की जगह पे v2 लिखेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे, सो दिस विल बी log v2 माइनस log v1 बेस e, दिस विल बी द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपने स्टडी किया होगा, log m माइनस log n, इसको क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log v2 माइनस log v1, इसको क्या लिख सकते हैं, log v2 अपॉन v1। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा nRT बेस log बेस e और log v2 माइनस log v1, इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके लिख सकते हैं log v2 अपॉन v1। सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। तो आपको वर्क डन की कैलकुलेशन करने के लिए क्या चाहिए, आंसर है नंबर ऑफ मोल पता होने चाहिए, कितने मोल गैस को आप यूज कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, टेम्परेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, थर्मोमीटर से मेजर कर लेंगे, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, ये सारी वैल्यूज पुट करती है, आपको पता लग जाएगा कि आप जितनी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उस हीट एनर्जी से कितना वर्क डन हो रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूला को चेंज करना चाहें तो थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास log बेस e की टेबल्स नहीं होती हैं, log बेस 10 की टेबल्स होती हैं। तो हम इसको log 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आंसर है 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे को। तो जैसे ही आप इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2.303 nRT, और यहाँ पर log e नहीं लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा log बेस 10 v2 अपॉन v1। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखते हैं। इस फॉर्मूला को और चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इस प्रोसेस को दोबारा से रिवाइज कर लो, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ये पूरी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, ये पूरी कैलकुलेशन आनी चाहिए। ओके, स्टार्ट कहां से करना है, स्मॉल वर्क डन से, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम तो स्मॉल वर्क डन, फिर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या कर देंगे, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वर्क डन को क्या लिखेंगे, W से, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले तो प्रेशर को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि इनिशियल स्टेट में प्रेशर कितना था, फाइनल स्टेट में प्रेशर कितना था। तो हमने P को एलिमिनेट कर दिया, किसकी हेल्प से, आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से, nRT अपॉन V लिख देंगे इसकी जगह पर, nRT कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन V dV का, 1 अपॉन V dV का इंटीग्रेशन क्या होता है, log V होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट की, माइनस में लोअर लिमिट पुट की, उसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई किया, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। तो अगर दो क्वांटिटीज log में लिखी हो और माइनस में हो तो उनको कैसा लिख सकते हैं, m अपॉन n की टर्म्स में लिख सकते हैं। सो दिस विल बी log v2 अपॉन v1। अब ये बेस e है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट किया, किससे मल्टीप्लाई करके, 2.303 से। सो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ वर्क डन। अच्छा, ये जो फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आंसर है कि मैंने आपको ये बताया था कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, तो आंसर है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। So here we will use equation of state, using equation of state। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहती है, वो बोलती है कि प्रेशर वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है कांस्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में प्रेशर था P1, वॉल्यूम थी V1। सेकंड कंडीशन में वॉल्यूम इंक्रीज हो चुकी है, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये पूरा जो प्रोसेस है मैंने एक्सपेंशन के बेस पे एक्सप्लेन किया। तो वॉल्यूम इंक्रीज होकर के V2 हो चुकी है और प्रेशर डिक्रीज होकर के P2 हो चुका है। So these are the initial pressure and volume, these are the final pressure and volume, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यही तो बॉयल्स लॉ है, यही तो बॉयल्स लॉ है। ओके, तो यहां से V2 अपॉन V1 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या इस इक्वेशन ऑफ स्टेट से V2 अपॉन V1 का रेशियो बन सकता है, बन सकता है। कैसे बनेगा, देखिए, ये V1 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो दिस विल बी
V2 अपॉन V1। हम इसको लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे V2 अपॉन V1, और ये P2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, सो दिस विल बी P1 अपॉन P2। तो V2 अपॉन V1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2, और ऐसा आना जरूरी भी है क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर यहाँ पे V2 अपॉन V1 लिखा हुआ है तो सामने P1 अपॉन P2 ही आना चाहिए, बिकॉज देयर विल बी अ रिलेशन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये वाली जो वैल्यू है, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे इस वैल्यू को, तो यहाँ पे इसको पुट कर दो। इस इक्वेशन में आप जैसे ही पुट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2। तो अगर न्यूमेरिकल ऐसा आता है जिसमें प्रेशर दे रखे होंगे, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, तो उससे भी हम आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये किसकी टर्म्स में, दिस फॉर्मूला इज इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर, एंड दिस फॉर्मूला इज इन द टर्म्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वाला अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो V2 अपॉन V1 लिखना है, और अगर प्रेशर वाला फॉर्मूला याद रखना है तो P1 अपॉन P2 आएगा। सो दीज आर द वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। इस तरह से ये कैलकुलेशन की जाती है। ओके, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुई खत्म। अब सेकेंड प्रोसेस आएगी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में आप जानते हैं, द प्रोसेस इन विच देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। और उसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी, एग्जांपल क्या है, कंडीशंस क्या है, किन कंडीशंस में एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकती है। तो सबसे पहले इनको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस।